इस वीडियो में हम अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी उससे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व की आर्थिक नीति की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात जो नई आर्थिक नीति ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति अपनाई, उसके अंतर्गत पहला जो महत्वपूर्ण अधिनियम उन्होंने पारित किया वो था शुगर एक्ट 1764। सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व अमेरिकी उपनिवेश फ्रेंच वेस्ट इंडीज से शक्कर खरीदते थे। शक्कर अधिनियम के अनुसार ये निश्चित किया गया कि उपनिवेश केवल ब्रिटिश वेस्ट इंडीज से ही शक्कर खरीदेंगे, और इस एक्ट के अंतर्गत सीरा पर से जो चुंगी जो 6 पेंस पर गैलन होती थी उसे घटाकर 3 पेंस पर गैलन कर दिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो लागू किया गया वो था मुद्रा अधिनियम 1764। शुगर एक्ट भी 1764 था और मुद्रा अधिनियम भी 1764। इस अधिनियम से पूर्व तक उपनिवेशों को, अमेरिकी उपनिवेशों को मुद्रा छापने का अधिकार था, परंतु इस अधिनियम से उपनिवेशों को मुद्रा छापने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी उपनिवेशों के ऊपर स्वतंत्रता पर उनके आघात था। तीसरा अधिनियम जो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत लागू किया गया वो था खोज वारंट अधिनियम 1764। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों को अमेरिका में किसी भी मकान की तलाशी लेने का अधिकार दे दिया गया, और अमेरिकी उपनिवेशों में इसका सबसे कड़ा विरोध जो था वो जेम्स ओटिस के द्वारा किया गया। अब चूँकि हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के या स्वतंत्रता संघर्ष के कारणों की चर्चा कर रहे हैं, तो अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है जॉर्ज थर्ड की प्रशासनिक नीति 1760 से लेकर 1820। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज थर्ड अमेरिकी उपनिवेशों को अपनी निजी संपत्ति मानता था। वो सप्तवर्षीय युद्ध का खर्चा उपनिवेशों से वसूल करना चाहता था। जॉर्ज थर्ड की इस नीति का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विलियम पिट ने और हाउस ऑफ कॉमन्स में एडमंड बर्क ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके प्रधानमंत्री जॉर्ज ग्रेनविल ने उसकी नीतियों का समर्थन किया, जॉर्ज थर्ड की नीतियों का समर्थन किया, और इनके सहयोग से जॉर्ज थर्ड ने उपनिवेशों में नए कानून लागू किए। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा उन कानूनों की करेंगे जो नए कानून अमेरिकी उपनिवेशों में लागू किए गए। इसके अंतर्गत पहला है विद्रोह अधिनियम 1765। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अमेरिकी उपनिवेश में ब्रिटिश सेना तैनात रहेगी, ये निश्चित किया गया, और इसके रख रखाव का खर्चा उपनिवेशों को देना होगा। इससे उपनिवेशों में असंतोष बढ़ा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया प्रधानमंत्री जॉर्ज ग्रेनविल के द्वारा वो था स्टाम्प एक्ट 1765। ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि अखबारों से लेकर सभी सरकारी दस्तावेजों पर एक स्टाम्प या टिकट लगाना अनिवार्य होगा। ये टिकट 20 शिलिंग तक होंगे। हालांकि रकम का इसमें इस संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, बहुत कम ये कीमत थी, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों में इस स्टाम्प एक्ट का जबरदस्त विरोध किया गया। इस एक्ट का सबसे पहले विरोध वर्जीनिया में पैट्रिक हेनरी ने किया, और उसने घोषणा की कि उपनिवेशों में कर लगाने का अधिकार केवल उपनिवेशों में कर लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभाओं को है। सैमुअल एडम्स ने मैसाचुसेट्स में इसे स्टाम्प एक्ट का विरोध किया, और उसने ये कहा कि ये कानून गुलामी का प्रतीक है। अब स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों में विद्रोह जो था वो आग की तरह फैल गया, और अमेरिकी उपनिवेशों में सन्स ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से संस्थाएं स्थापित हुई, और इस विद्रोह का ये परिणाम निकला कि अक्टूबर 1765 में न्यूयॉर्क में एक सभा आमंत्रित की गई जिसमें 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, और इसी सभा में बोस्टन के वकील जेम्स ओटिस ने नारा दिया था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। न्यूयॉर्क के इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि जब तक ब्रिटिश सरकार इस स्टाम्प एक्ट को वापस नहीं लेती तब तक अमेरिका ब्रिटेन के साथ किसी भी प्रकार के कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। अब इसका नकारात्मक प्रभाव जो था वो इंग्लैंड के व्यापारियों पर पड़ना शुरू हो गया। लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये जो व्यापारिक केंद्र थे इंग्लैंड के, यहाँ के व्यापारियों ने सरकार पर दबाव बनाया कि वे इस एक्ट को रद्द कर दें, और इस दबाव में प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने इस्तीफा दे दिया। नई परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1766 में स्टाम्प एक्ट को समाप्त कर दिया। ये अमेरिकी उपनिवेशों की एक बड़ी नैतिक विजय थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणात्मक अधिनियम जारी किया जिसके अनुसार यह कहा गया कि उपनिवेशों में कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को ही है। अगला जो महत्वपूर्ण चरण
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आता है वो है टाउनसेंड्स की योजना 1767। जॉर्ज ग्रेनविल के बाद में विलियम पिट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, लेकिन ये मानसिक रूप से इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। अतः चार्ल्स टाउनसेंड्स नामक वित्त मंत्री ने शासन चलाने का कार्य किया और उसने जो नए नियम और कानून बनाए उन्हें टाउनसेंड्स की योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला जो एक्ट पारित किया गया वो था क्वार्टरिंग एक्ट 1767। इसके अनुसार ब्रिटिश अधिकारियों व सैनिकों के लिए आवास की व्यवस्था उपनिवेशों को करनी होगी। कई वस्तुओं पर आयात कर बढ़ा दिया गया, जैसे ग्लास, पेंट, लेड यानी कि सिक्का, पेपर, चाय आदि, इनके ऊपर आयात कर बढ़ा दिया गया और यह कर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। ये निश्चित किया गया कि ब्रिटिश अधिकारी इस कर की वसूली करेंगे और इससे जो आय होगी इसका प्रयोग ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन के लिए किया जाएगा। अमेरिका में ब्रिटिश अधिकारियों पर लगने वाले मुकदमे केवल इंग्लैंड में ही चलाए जा सकेंगे, यानी उनके ऊपर अगर कोई भी मुकदमा वहाँ दायर होता है तो उसकी सुनवाई केवल इंग्लैंड में ही हो सकेगी। अगला जो महत्वपूर्ण चरण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत आता है वो है बोस्टन हत्याकांड। ध्यान देने की बात है कि मैं बोस्टन टी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बोस्टन हत्याकांड की बात कर रहा हूँ, जो 5 मार्च 1770 को हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा करें तो चार्ल्स टाउनसेंड्स द्वारा लगाए गए करों का सबसे अधिक विरोध बोस्टन में हुआ, इसलिए बोस्टन में ब्रिटिश सेनाएं तैनात कर दी गई। 5 मार्च 1770 के दिन ब्रिटिश सिपाहियों व बोस्टन वासियों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चला दी, जिसमें 5 बोस्टन वासी मारे गए। ये बोस्टन हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। अब है बोस्टन टी पार्टी, जिससे लगभग हम सभी परिचित हैं। 1773 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1770 से लेकर 1773 के बीच में अमेरिकी उपनिवेशों में आमतौर पर शांति बनी रही। विलियम पिट के पश्चात लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। लॉर्ड नॉर्थ ने चार्ल्स टाउनसेंड्स द्वारा उठाए गए सभी कठोर कदमों को समाप्त कर दिया। उसने केवल चाय पर 3 पेंस पर पाउंड का कर जारी रखा। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ने चाय अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का एक अधिकार दे दिया गया। चाय के दाम कम कर दिए गए और उस पर बहुत कम कर लगाया गया। परंतु चाय अधिनियम का उपनिवेशों में कड़ा विरोध हुआ। चाय से लदे हुए ब्रिटिश जहाज अमेरिका पहुंचे। फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में इन जहाज़ों को बंदरगाहों पर प्रवेश नहीं दिया गया, परंतु बोस्टन वासी इन्हें नहीं रोक पाए और 16 दिसंबर 1773 की रात को सैमुअल एडम्स 50-60 स्वयंसेवकों को साथ लेकर ब्रिटिश जहाज, जिसका नाम था डार्ट माउथ, उस पर चढ़ गया और उसने 342 चाय की पेटियों को उठाकर अटलांटिक महासागर में फेंक दिया। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं और ब्रिटिश सरकार ने इसके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, जैसे बोस्टन हार्बर बंदरगाह को बंद कर दिया गया और सभी व्यापारिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई। मैसाचुसेट्स वासियों के अधिकारों में कमी कर दी गई। कठोर प्रशासनिक और न्यायिक नियम लागू किए गए। ब्रिटिश गवर्नरों को अधिकार दे दिया गया कि वो सेना के प्रयोग के लिए भवन अधिग्रहण करने का उन्हें अधिकार है, भवन का अधिग्रहण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये जो कठोर कदम उठाए गए थे इन्हें असहनीय अधिनियम की संज्ञा दी जाती है। और जो अन्य कारण जो रहे या जो चरण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करें।